Hello everyone. Welcome to e-learning platform of Agriculture and GK. My name is Jigyasha and today we will be discussing about food processing and quality control, which is a very important topic for FSSI exam and State Food Safety Officer exam. तो अगर आप FSSI असिस्टेंट या FSSI सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कंप्लीट कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 6 to 7 ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। उसके अलावा आपकी जो यूट्यूब क्लासेस होती है उनके नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा और आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे विद ऑल इंडिया रैंकिंग। उसके अलावा CBT 1 and 2 के भी फुल नोट्स मिलेंगे, डिस्कशन ग्रुप बनेगा आपके साथ में और वहाँ पे आपको पर्सनली गाइड भी किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। इस कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो फॉर FSSI असिस्टेंट 1500 और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के लिए इट इज 1700, बट यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 25% बाय यूजिंग दिस कूपन कोड। तो अगर आप ये कोर्स बाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया is concentrated in which sector maximum? Organized sector, unorganized sector, small scale, or none of the mentioned? So किस सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग जो है वो इंडिया में मैक्सिमम लेवल पे कंसंट्रेटेड है, मतलब सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग कहाँ पर हम देख सकते हैं, किस सेक्टर में? So the food processing in India is concentrated in unorganized sector maximum. जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर मैक्सिमम फूड प्रोसेसिंग देखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच अमंग दीज इज अ फैक्टर फॉर प्रोसेस्ड फूड इन इंडिया? चेंजिंग लाइफस्टाइल्स, फूड हैबिट्स, ऑर्गेनाइज्ड फूड रिटेल, और ऑल ऑफ द मेंशन्ड? सो जो इंडिया में प्रोसेस्ड फूड जो चल रहा है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होगा? सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, चेंजिंग लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड फूड रिटेल are the important factor for processed food in India. So our answer will be all of the mentioned. Option D will be the right answer. Next question is, which of the following are not key constraints of the food processing industry? Inadequate quality control, high packaging cost, low demand, poor infrastructure as in no cold storage, warehouse, etc. सो यहाँ पे ये हमें देखना है कि नोट जो है, नोट पूछा है इसने कि कौन सा जो यहाँ पे मतलब गिवन हमारे पास ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा की कॉन्स्ट्रेंट नहीं है फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो हमें पता है इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल जो है इट इज ए कॉन्स्ट्रेंट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हाई पैकेजिंग कॉस्ट भी की कॉन्स्ट्रेंट्स में आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मतलब ये सब रीजंस हैं जो मतलब हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें बाधा जो डाल रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इनकी वजह से। तो ये तीनों हमारे हो जाएंगे। अब नोट की मतलब जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट्स में से नहीं आता वो है लो डिमांड, क्योंकि जो हमारे मार्केट है उसमें बहुत हाई डिमांड है, सरप्लस जिसको हम बोलते हैं सरप्लस डिमांड ऑफ फूड, प्रोसेस्ड फूड। तो जो हमारा आंसर सी है ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे नोट पूछा है तो ये ध्यान रखना है।
Now the next question is, which of the following is untrue? Basmati rice has gained international recognition. Wine industry is gaining support in India, especially Maharashtra. Dairy industry of India is the largest in the world. और none of the mentioned. So untrue कौन सा होगा इनमें, मतलब कौन से जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रोंग है, फॉल्स दी हुई है. सो ये हमें पता है कि बासमती को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली है, और जो हमारी वाइन इंडस्ट्री है ये भी काफ़ी ग्रो कर रही है इंडिया में, तो ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है. और ये जो हमारी डेयरी इंडस्ट्री है, इट इज़ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हमारा अनट्रू हो जाएगा नन ऑफ द मेंशन्ड, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है. तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ग्रेन प्रोसेसिंग इन इंडिया? ऑयल सीड प्रोसेसिंग, wheat processing, oil seed and wheat processing, और none of the mentioned. So grain processing के अंदर क्या आता है? हमारी oil seed processing grain processing के अंदर आती है, हमारी wheat processing भी grain processing के अंदर आती है. तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा oil seed and wheat processing. सो जो हमारा ऑप्शन सी है वो हो जाएगा राइट आंसर. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द बिगेस्ट प्रोसेसिंग सेगमेंट अंडर फूड प्रोसेसिंग इज मीट इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री, वेजिटेबल्स एंड ऑयल इंडस्ट्री, और ऑल ऑफ द अबव. सो सबसे बड़ी प्रोसेसिंग सेगमेंट कौन सी है फूड प्रोसेसिंग में? So the biggest processing segment under food processing is meat, poultry, vegetables and oil industry. तो मीट इंडस्ट्री भी आती है उसमें, पोल्ट्री इंडस्ट्री भी, वेजिटेबल्स एंड ऑयल इंडस्ट्री भी. तो सबसे बड़ी सेगमेंट का पार्ट ये तीनों हो जाएंगे. तो हमारा आंसर क्या होगा? वो होगा ऑल ऑफ द अबाउ. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें बताना, सैफरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, रूट, फ्रूट, फ्लावर. तो बताना सैफरन हमारे किस पार्ट से हमें मिलता है? सो जो सैफरन है वो मिलता है हमें फ्लावर से, एंड फ्लावर में भी स्पेसिफिकली स्टिग्मा एंड स्टाइल. सो अगर ऑप्शन में हमारे पास स्टिग्मा एंड स्टाइल मेंशन्ड है तो हम वही ऑप्शन चूज करेंगे, बट इफ स्टिग्मा एंड स्टाइल इज नॉट मेंशन्ड तो हम हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फ्लावर. सो जो फ्लावर का स्टिग्मा और स्टाइल है उससे ऑब्टेन्ड होता है हमारा सैफरन, और ये सबसे एक्सपेंसिव स्पाइसेस में आता है. Saffron is obtained from stigma and style of flower. और also it is world's most expensive spice. So यहाँ हमारे पास stigma and style ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा फ्लावर, क्योंकि फ्लावर का जो स्टिग्मा एंड स्टाइल होता है उससे हमें सैफरन ऑब्टेन्ड होता है. Now the next question is, clove is root, bark, bud, fruit. So जो क्लव है वो हमारा होता है बड.
सो ये जो हमारे होते हैं क्लव्स, ये होते हैं एरोमेटिक बर्ड्स। कैसे? एरोमेटिक। और ये भी हमारे स्पाइसेस का पार्ट होता है क्लव। सो क्लव इज अ एरोमेटिक बर्ड। और ये आता है फैमिली माइटासी। जो हमारी फैमिली माइटासी है उसका पार्ट है क्लव। तो वो हमारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है, क्लव इज अ बर्ड। और कैसा बर्ड? एरोमेटिक बर्ड। Now the next question is, extraction of aromatic compound into fat is called expression, supercritical extraction, inflorescence और Soxhlet extraction। तो जब हम फैट को एरोमेटिक कंपाउंड में एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को? इसको हम कहते हैं एनफ्लोरेज। एक्सट्रैक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इनटू फैट इज कॉल्ड एनफ्लोरेज। जो हमारी एनफ्लोरेज प्रोसेस है ये क्या करती है? इट यूजेस ओडरलेस फैट्स जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है, उनको वो करती है, यूज करती है टू कैप्चर द फ्रेग्रेंट कंपाउंड्स एक्सुडेड बाय प्लांट्स। मतलब हम जो हमारे एसेंशियल ऑयल्स जो बनते हैं वो है, वो इसी प्रोसेस के अंडर बनते हैं, एनफ्लोरेज के। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लिमोनिनिन इज प्रेजेंट इन ऑरेंज, मैंडेरियन, लाइम, लेमन। सो यहाँ पे लेमन और लाइम देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर जो हमारा लिमोनिन है ये प्रेजेंट होता है ऑरेंज में। सो इट इज बेसिकली अ केमिकल कंपाउंड दैट इज फाउंड इन द पील्स ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। तो जो हमारा लेमन और लाइम है वो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, पर जो ये प्रेजेंट होता है ये हमारे ऑरेंज पील्स में होता है। यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो जाएगा ऑरेंज। ये लीमो देखकर लाइम और लेमन में कंफ्यूज नहीं होना, इट इज प्रेजेंट इन ऑरेंज पील्स। Now the next question is, linalool is present in clove, coriander, cardamom, cinnamon. So linalool is present in coriander, जो हमारा धनिया होता है उसमें present होता है। It is also a chemical compound. Now the next question is, which of the following is used as sparkling agent in carbonated beverages? Sodium benzoate, sparkling colorant, sugar, CO2। सो जो हमारे कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, जो यूजुअली हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनमें जो स्पार्कलिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? स्पार्कलिंग एजेंट इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस, तो वो हमारा होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं हम एज स्पार्कलिंग एजेंट इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस। सो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोडियम बेंजोएट जो है ये हमारा प्रेजर्वेटिव है, इसको हम यूज करते हैं एज अ प्रेजर्वेटिव। CO2 है हमारा स्पार्कलिंग एजेंट। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
Now the next question is edible portion of apple is एपिकार्प, मीजोकार्प, थैलेमस, लीफ। सो जो हमारा एप्पल है उसका एडिबल पोर्शन है, मतलब जो हम खाते हैं वो क्या है? सो जो हमारा एप्पल का एडिबल पोर्शन है वो है थैलेमस। Edible portion of apple is thalamus. Option C will be the right answer. Now moving to the next question. Which of the following is observed exclusively in meat? Rigor mortis, flat bloom, enzymatic browning or all of the above? So meat में हम कौन सी प्रोसेस जो यहाँ पे मेंशन है उसमें से ऑब्जर्व करते हैं जो ओनली मीट में होती है, एक्सक्लूसिवली यहाँ पर मेंशनड है, जो बाकी किसी और उसमें नहीं देखने को मिलती, ओनली ऑब्जर्व्ड इन मीट? सो जो हमारी फैट ब्लूम और एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है ये एक्सक्लूसिवली फॉर मीट नहीं है। हमारी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ये हम फ्रूट्स में भी देख सकते हैं, हमारे एप्पल में भी होती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, और फैट ब्लूम है ये भी मीट के अलावा हमें बाकी फूड प्रोडक्ट्स में देखने को मिलती है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। जो हमारी रिगर मोर्टिस है ये इज इट इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन मीट। सो ये जो है ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट है मीट में। और रिगर मोर्टिस होता क्या है? ये जो हमारा ये है रिगर मोर्टिस जो है इट इज अ पोस्टमार्टम चेंज, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है, क्योंकि उसकी मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, केमिकल चेंजेस जो होते हैं मायोफाइब्रिल्स के अंडर, तो उसकी वजह से इसकी मतलब रिगर मोर्टिस की हेल्प से ही हम जो डेथ टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे जो मीट का है। So rigor mortis, this is a post-mortem change resulting in stiffening of the body muscles due to change in their myofibrils. So our answer will be option A. Now moving to the next question. Which of the following is least nutritive? Mango, asparagus, cucumber, papaya. So जो हमारे पास फ्रूट्स गिवन है इसमें से सबसे कम न्यूट्रिटिव कौन सा है? सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कुकुम्बर, क्योंकि कुकुम्बर में जो मेनली है वो वाटर है, फाइबर्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स कंपैरेटिवली कम है। कुकुम्बर इज मेनली वाटर। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुकुम्बर। Now the next question is, if potato is stored at more than 10 degrees Celsius, there is increase in starch content, there is increase in glucose content, there is increase in both glucose and starch, no change in either glucose or starch. सो अगर हम पोटैटो को स्टोर करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा पे तो क्या होगा? तो जो हमारा स्टार्च कंटेंट है वो इंक्रीज होगा। If we store potato at a temperature more than 10 degrees Celsius, there will be an increase in starch content. Our answer will be option A. Which of the following preservatives should not be used for the mango pulp which is to be canned? KMS, vinegar, citric acid, benzoic acid. सो जो हमारा मैंगो पल्प है जिसकी हम कैनिंग करते हैं उसमें कौन सा प्रेजर्वेटिव यूज नहीं करते हम? सो विनेगर, सिट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड ये तो हमारे यूज होते हैं फॉर मैंगो पल्प, बट जो हमारा केएमएस है वो नहीं होता। केएमएस क्या है हमारा? ये होता है पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड।
इसको हम लेमन जूस में ऐड करते हैं, पर इसको हम फॉर मैंगो पल्प ऐड नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केमस। पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन in mango pulp. Now the next question is, which of the following compounds is said to be the doctor in confectionery? Invertase, monosodium glutamate, sorbitol, aspartame. So confectionery का डॉक्टर किसे कहते हैं, किस कंपाउंड को कहते हैं? वो हम कहते हैं इन्वर्टेज को। इन्वर्टेज इज सेड टू बी द डॉक्टर इन कन्फेक्शनरी। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, in which fructose corn syrup preparation the enzyme used for the conversion of glucose to fructose is epimerase, isomerase, invertase, amylase. सो जो हमारा हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है उसकी प्रिपरेशन के टाइम पे हम कौन सी एंजाइम यूज करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज? So for the conversion of glucose to fructose we use isomerase during the preparation of high fructose corn syrup. So हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Licorice as a confectionery contains wheat flour, gelatin, caramel or all of the above. So जो हमारा लिक्रोइस है, लिक्रोइस एज अ confectionery contains wheat flour, gelatin and caramel. So our answer will be all of the above. Option D will be the right answer. Now moving to the next question. Quality of sugar is determined by the process specified by ICM USA, ICU MSA, ICU MSA, ISU CMA. So the quality of sugar is determined by the process specified by ICU MSA. ये क्या है? ये है इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म मेथड्स ऑफ शुगर एनालिसिस। और इसकी मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी, जो हमारा इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म मेथड्स ऑफ शुगर एनालिसिस ये है, ये डिस्क्राइब्स अ नंबर ऑफ मेथड्स फॉर द colorimetric determination of filtered sugar suspension at known concentration, जो हमारी ब्रिक्स वैल्यू होती है उस पर। बाकी इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, सो ये याद रखनी है। इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म मेथड्स ऑफ शुगर एनालिसिस, ठीक है, इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म मेथड्स ऑफ शुगर एनालिसिस। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following makes excellent whipping agent? Carbohydrates, protein, inorganic acid और fat. So इनमें से कौन सा जो है वो whipping agent makes an excellent whipping agent?
सो जो हमारा प्रोटीन है वो बनाता है whipping agents. So protein makes excellent whipping agent. So our answer will be option B. Now the next question is unplanned crystallization of sugar in a confection is called winnowing, panning, engrossing, fudging. Unplanned crystallization of sugar in a confection is called fuzzing. So that is our option D. So our right answer will be fudging. Unplanned crystallization of sugar in a confection is called fuzzing. Silver coating in confectionery is also known as, जो हमारी सिल्वर कोटिंग होती है इन कन्फेक्शनरीज उसको क्या कहते हैं? पैनिंग, गिल्डिंग, पॉलिशिंग और नन. जो हमारी काजू वाली बर्फी जो होती है उस पर भी होती है ना जो सिल्वर कोटिंग, हमें वो बताना है उसको क्या कहते हैं. उसको हम कहते हैं गिल्डिंग. जो हमारी सिल्वर कोटिंग या फिर गोल्ड कोटिंग, कुछ कन्फेक्शनरीज में वी ऑल्सो यूज गोल्ड कोटिंग, तो उसको हम कहते हैं गिल्डिंग. सो आइदर इट इज सिल्वर और गोल्ड, द कोटिंग इन silver or gold coating in confectionery is also called gilding. So हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. So if you are preparing for Tamil Nadu MRB Food Safety Officer exam, you can enroll for this complete course where you will get full study material that will carry 6 ebooks, 1 question bank, test series which is based on exam pattern and also have all Tamil Nadu ranking. And you will also be provided with YouTube class notes, previous year paper only at 99. So you will get all of this in only 1000 rupees. You can find the link in description box and you can also download the app from Play Store and enroll from there as well. Now the next question is which of the following statements describes the characteristics of a good jelly? Should be cut easily, retain shape of edge and show clear cut surface, tender enough to cure or all of the above. So जो हमारी jelly होती है, तो for good jelly which of these statements describes the characteristics? So a good jelly should be cut easily, it should retain shape of edge and show clear cut surface, and it should also be tender enough to cure. So our answer will be all of the above. That is option D. Now the next question is syneresis is a defect seen in egg, jelly, chocolate, none. So syneresis is seen in jelly. So our answer will be option B. Syneresis is a defect seen in jelly. Now the next question is in fruit candy, the mode of preservation is osmosis, decrease in temperature, addition of class 2 preservation, decrease in pH. So जो हमारी fruit candy होती है उसमें which mode of preservation is used? So it is osmosis. In fruit candy, the mode of preservation is osmosis. So our answer will be option A. Now the next question is which of the following statement is are correct?
Optical isomers have different organoleptic properties. Threshold quantity of two optical isomers are same under constant condition. Dill caraway have negative carbon or all of the above. हमें बतानी हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट वो है ट्रू. ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट organoleptic properties. Our answer will be option A. Now moving to the next question. Spearmint and dill caraway have flavoring compounds which are optical isomers of each other. Caraway as the flavoring compound, different threshold quantity, or all of the above. Spearmint and dill caraway have flavoring compounds which are optical isomers of each other. Our answer will be option A. Now moving to the next question. Sausage is an emulsion, a solution, a precipitate, or none. Sausage is an emulsion. Our answer will be option A. Now moving to the next question. Poor quality egg floats in the water due to microbial spoilage, increase in air cell, decrease in air cell. Air cell has no relation to quality of egg. ये हमने काफ़ी बार घर में भी एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं कि जो हमारे एग्स जो खराब हो जाते हैं वो वाटर में ऊपर ही फ्लोट कर रहे होते हैं, जो हमारे फ्रेश एग्स होते हैं, जबकि वो नीचे सिंक कर जाते हैं वाटर में. तो जो हमारे पुअर क्वालिटी एग्स हैं वो ऊपर वाटर में फ्लोट क्यों कर रहे होते हैं? वो कर रहे होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन देयर एयर सेल. एयर सेल इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए वो हमारे एग्स जो हैं उनकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, और जो पुअर क्वालिटी एग्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं वाटर में ऊपर ही. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The major duty of two protein filaments, actin and myosin, is to provide color to muscle, to facilitate muscle contraction, to bind the endomysium to the sacroilioma, or none of the above. जो हमारे प्रोटीन फिलामेंट्स हैं उनकी हमें बतानी है मेजर ड्यूटी और मेजर फंक्शनिंग. जो हमारे एक्टिन एंड मायोसिन है उनकी मेजर ड्यूटी जो होती है वो होती है टू जनरेट मसल कॉन्ट्रैक्शंस एंड मूवमेंट. ठीक है. जो हमारे मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं ये थिक होते हैं, और जो हमारे एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं ये थिन होते हैं. ये दे वर्क टुगेदर टू जनरेट मसल कॉन्ट्रैक्शंस एंड मूवमेंट. हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा टू फैसिलिटेट मसल कॉन्ट्रैक्शन. Our answer will be option B. Now moving to the next question. When two isoprenes are joined, it is called monoterpene, diterpene, triterpene, or none. जब हम टू आइसोप्रीन्स को ज्वाइन कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे?
सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मोनोटर्पीन। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मोनो तो एक होता है और यहाँ पे हम टू आइसोप्रीन्स को ज्वाइन कर रहे हैं। सो जो हमारा मोनोटर्पीन है ये होता है एक साइक्लिक मॉलिक्यूल दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू आइसोप्रीन यूनिट्स। ठीक है, सो यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज एंड स्टार्ट कमेंटिंग किसका आंसर रॉन्ग है। मोनोटर्पीन जो है इट इज मेड ऑफ टू आइसोप्रीन यूनिट्स, इट इज अ साइक्लिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मोनोटर्पीन। Now the next question is sharp smell of onion is due to ammonia, sulfur, chlorine, combined effect of above. So जो sharp smell हमारी ओनियन की होती है वो किसकी वजह से होती है। सो जो हमारी थोड़ी डिस्टिंक्टिव सी स्मेल जो होती है दैट इज कॉज्ड बाय सल्फर कंटेनिंग केमिकल्स इन onion and it also happen in garlic. So the sharp smell of onion is due to sulfur. जो हमारे टीयर्स भी कोज होते हैं वो भी इसी की वजह से होते हैं, जो सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उसमें अनियन सेल में उसकी वजह से। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज lard is obtained from coconut, pigs, soybean, beet. So lard is obtained from pigs. So it is basically lard is a pork fat from the back and kidneys of the pigs. So our answer will be option B. Now the next question is while deposition on the surface of the chocolate is due to faulty winterization, plasticization, tempering or none. So that should be white. सो जो चॉकलेट के सरफेस पे एक वाइट डिपोजिशन हो जाती है वो किसकी वजह से होती है। सो द वाइट deposition on the surface of chocolate is due to faulty tempering. So that is our option C. Now moving to the next question. Which type of fat would you prefer for the chocolate manufacture? Fat with high linolenic content, fat with short plastic range, fat with a crystal form, or all of the above. So for the chocolate manufacture, what kind of fat would you prefer? So our answer will be fat with short plastic range or fat with lesser plasticity, we can say. So our answer will be option B. Now moving to the next question. The surface active agents used in water in oil emulsion have. So water in oil emulsion में जो surface active agents हैं उसमें क्या present होता है? Higher HLB value, lower HLB value, higher peroxide value or all of the above. सो जो हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं दे हैव लोअर HLB वैल्यू। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज HLB वैल्यू?
जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जो हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं वाटर इन इमल्शंस में, दे हैव लोअर एचएलबी वैल्यू. सो व्हाट इज दैट एचएलबी वैल्यू? व्हाट डज इट मीन? हाइड्रोजन लिनोलेनिक बॉन्ड, हाई लिपोफिलिक बॉन्ड, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, और नन. So HLB is hydrophilic lipophilic balance. So our answer will be option C. Now the last question for today's video. Fat bloom is the defect found in margarine, chocolate, ghee, yogurt. Fat bloom किसमें हम देख सकते हैं? Where can we observe fat bloom? So fat bloom is the defect found in chocolate. So our answer will be option B. So now this is the answer की. So जो कि हमारे फुल कोर्स में इंक्लूडेड है, जहाँ आपको यूट्यूब क्लास नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए ये पूरी शीट मिलेगी, जहाँ पे आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं फॉर द रिवीजन पर्पज. इसके अलावा जो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एग्रीकल्चर एंड जीके पर, वो है IBPS AFO, UKSSC AAO, HPPSC ADO, नाबार्ड एग्जाम, JKSSB हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, OPSC AAO, OPSC AHO, OPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर, ICR JRF, ASRB नेट, ICR नेट, फिशरीज एग्जाम्स, फॉरेस्ट्री एग्जाम्स, FSSI एग्जाम्स, त्रिपुरा FSO, TNMRB FSO, TNPSC AO, AAO, DSSSB SO हॉर्टिकल्चर, FCI EGM, Cotton Corporation of India exam. So you can download the app from Play Store, and you can also subscribe to the YouTube channel, or you can join the Telegram group for further updates. So that was all for today. Thank you for watching this video.